हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कई सारे थ्योरीज को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक और नया थ्योरी आपके सामने लेकर के आए हैं, दैट इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्लास 12 में एक थ्योरी आप पढ़ेंगे बच्चा, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उससे पहले अगर आपके पास MOT का नॉलेज नहीं रहेगा, जब आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो फिर वो CFT पढ़ने में क्लास 12 में दिक्कत होगा। तो जो बच्चे क्लास 12 के हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं कि जिसके मदद से CFT पढ़ना होगा आपको वहाँ, और उस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो वो भी देख सकता है। तो पहले 11th के बच्चों को मैं बता दूं कि ये थ्योरी को लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज क्लास 12 में एक थ्योरी CFT पढ़ना है, जिसमें टीचर वहां पर बार बार बोलेगा यू मस्ट हैव कॉन्सेप्ट अबाउट MOT। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक सवाल के साथ क्लास स्टार्ट होगा कि आप लोगों से ये पूछा जाए अगर कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, तो आपका आंसर आएगा सर एटॉमिक ऑर्बिटल में। सर एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? सर S होते हैं, P होते हैं, D होते हैं, F होते हैं। सर S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। सर P के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है, 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, PX, PY एंड PZ होता है। D के अंदर सर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, D DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। F के अंदर भी होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सारे ऑर्बिटल्स क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। वी येट हैव क्लियर्ड इट। सो टुडे वी आर जंपिंग टू अ मॉलिक्यूल। हमें मॉलिक्यूल के बारे में समझना है और सवाल आज का यही है कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल तो बन जाता है, उस समय इलेक्ट्रॉन तो कहां जाता है? क्योंकि जब एटम्स कंबाइन कर चुके होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आपस में कंबाइन कर चुके होते हैं, तो वो जो नया ऑर्बिटल बन रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम दिया गया है और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में ही बात हो रहा है। मतलब आंसर भी सवाल के साथ छुपा हुआ है कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, जब वो एटम होता है, लेकिन वही चीज जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल के पास वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता नहीं, उसका सिग्निफिकेंस खत्म। अब एक नया ऑर्बिटल बन चुका है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी पर बेस्ड है ये थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले ये बात किसने सोचा या डिस्कस किया? तो साइंटिस्ट का नाम है हुंड एंड मुलिकन। ठीक है कि नहीं? इस पे कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया, स्टार्टिंग इन दोनों ने किया। आगे जाकर के और साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। MOT was given by Hund and Mulliken in 1932। आगे बात कर देंगे, क्या लिख रहा है? The main ideas of the theory are। अब इस थ्योरी के अंदर में जो मेन बातें हैं उसको पहले हम कर लेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे, आपको दिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे कि मैंने कहा, वो बात इस लाइन पे लिखा हुआ देखिएगा, when two atomic orbitals combine, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और ओवरलैप, या तो कंबाइन करे या ओवरलैप कर जाए, जो दोनों चीज आप पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ के आ रहे हैं आप, वो चीज आपने VBT पढ़ लिया, VSEPR पढ़ लिया, ये सब चीज हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, उसमें ओवरलैप वगैरह सब कुछ आपने देख लिया क्या है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, दे लॉस देयर आइडेंटिटी, वो अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान खो देता है। मिक्स होने के बाद, मिक्स होने से पहले पहचान है S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, बट वो मिक्स होने के बाद वो अपना पहचान खो देता है। हाइब्रिडेशन में आपने पढ़ा कि नया ऑर्बिटल बनता है जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो sp, sp2, sp3 इस तरह से हो जाता है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल था उसने अपना आइडेंटिटी, पहचान खो दिया और क्या बनाया? एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, और कुछ नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। द न्यू ऑर्बिटल्स thus formed are called as molecular orbital। जो नया ऑर्बिटल बन रहा है उसका नाम हम क्या दे रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम मतलब हो गया आपके पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, इसके पास, अच्छा ये एटम है ऑब्वियसली 1 एटम है। एक और हाइड्रोजन है, एक और आपने हाइड्रोजन एटम लिया, इन दोनों को कंबाइन कीजिए। इसके पास एक ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल? बोले सर s ऑर्बिटल तो है, 1s1 मतलब
समझ में आ रहा कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है मान लेते हैं। ये आपके पास क्या है? एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल है सर? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाँ कि ना? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये सब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके पास भी क्या है? एक एस ऑर्बिटल है, नाम पता है। जब ये दोनों को कंबाइन हमने कर दिया तो यहां पर H2 बना, लेट्स सपोज। तो ये क्या है? अब एटम तो नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है? मॉलिक्यूल बन चुका है। अब जब ये मॉलिक्यूल बन चुका है तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है कहां है? इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था एस ऑर्बिटल में है, एटॉमिक ऑर्बिटल में है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो एस ऑर्बिटल में है। अब ये जो मॉलिक्यूल बना इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो किस ऑर्बिटल में गया? तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा, जिस जगह का नाम हम क्या देंगे? जिस जगह का हम नाम देंगे बच्चा, क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बारे में डिटेल में बात करना होगा, हम इसीलिए इस तरह से लिख दे रहे हैं। ये आप सोचेंगे सर ऐसा ही कुछ घर होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? इस वजह से ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दिमाग में जो है अभी से इमेज बनने लगता है ना चीजें, हम वहां तक पहुंचेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन जो होगा वो क्या होगा? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो आप आज के बाद से यह ध्यान रखिएगा, जब कोई मॉलिक्यूल बन जाता है उस समय एटॉमिक ऑर्बिटल बोल करके कोई चीज नहीं होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल यहां से डाइल्यूट हो चुका है, वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब मॉलिक्यूल बन चुका है तो एटॉमिक ऑर्बिटल का रोल खत्म। अब सवाल उठता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसके बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है? एक एनर्जी लेवल है या एनर्जी स्टेट है। मतलब सर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या था? वो भी तो एनर्जी स्टेट ही था। अरे एस पी डी एफ ऐसे करके पढ़े हो ना, एस पी डी एफ, ये सब क्या है? एक तरह का एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट ही तो है। सबसे कम एनर्जी एस के पास, फिर उससे ज्यादा पी के पास, उससे ज्यादा डी के पास, उससे ज्यादा एफ के पास। ये सब क्या है? एनर्जी लेवल ही तो है, एनर्जी स्टेट ही तो है। उसी तरह से मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या है? एनर्जी स्टेट ही है। तो ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो थे एनर्जी स्टेट्स थे किसके? एटम्स के। क्लियर है कि नहीं है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच the electrons of the molecule are filled. Molecular orbitals are the energy states of a molecule in which electrons are filled. जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता था जिसे हम एनर्जी स्टेट कहते थे, और एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम का इलेक्ट्रॉन रहता था, उसी तरह एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो भी एनर्जी स्टेट है, जहां पर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन रहेगा। कैसे रहेगा? जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में रहा करता था। जैसे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। आपको पता है, ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी तरह कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का भी भरने का तरीका होगा, जैसे इसमें भरने का तरीका था। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम भरते थे, बिल्कुल वैसा ही इसमें भरेंगे। लेकिन क्या होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया है। आगे पढ़ते हैं। जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर फिल्ड। जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एनर्जी स्टेट है, और उस एनर्जी स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। किसका? न एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या है? एनर्जी स्टेट है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन को? मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? सिंपल समझ में आ गया है? यहां तक आगे बात करते हैं। आगे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये लाइन थोड़ा हो सकता है कि आपको टफ लगे, एक लाइन में समझाएंगे उसके बाद, इसीलिए बने रहिएगा लास्ट तक, क्लियर हो जाएगा पूरा। शुरू से ही आप पैनिक करने लगेंगे तो लगेगा कि बहुत टफ चीज कुछ पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, अभी हम क्या बना रहे हैं? इंट्रोडक्शन। जब कोई पिक्चर स्टार्ट होता है ना, तो उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, कभी उधर से कभी उधर से कभी उधर से। अभी नया मूवी आया है ना धुरंधर, देखा कोई? देखना, उसमें शुरुआत का जो चीजें देखोगे ना, लगभग पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा।
लेकिन बाद में पता चलेगा अरे बेटा ये सीन था। तो यही बात है, ध्यान से पता चलेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने जा रहे हैं। सर क्या एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ऐसा किया था? हाँ हाँ भाई, हमने ये बात कहा था स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के हेल्प से कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है लेट्स सपोज, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कहीं भी, वो यहीं पर है ये बात का गारंटी नहीं है, वो यहां पर भी हो सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है? उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, चांस है। इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, a molecular orbital gives the electron probability distribution around a group of nuclei. बच्चा, जब एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, जब एक एटम है, तो इसके अंदर कितना न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन एक न्यूक्लियस, इसके पास भी एक न्यूक्लियस है, लेकिन ये दोनों जब कंबाइन कर गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन चुका तो दो न्यूक्लियस है इसके पास। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के पास मोर देन वन न्यूक्लियस होता है और उस मोर देन वन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इमेजिन कि एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन था तो उसे हम क्या कहते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? एक न्यूक्लियस के चारों ओर है, उसी का नाम एटॉमिक ऑर्बिटल दिया गया था। जैसे आप एस का शेप पढ़े हो ना, स्फेरिकल, क्यों पढ़े हो जानते हो? क्योंकि एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इस प्रकार, इस स्फीयर का किसी भी पार्ट में हो सकता है, इस स्फीयर का किसी भी पार्ट में हो सकता है। जब आप पी पढ़ते हो तो डम्बल जो पढ़ते हो, इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस तो यहां पर है, इस जगह तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नोडल प्लेन कहते थे आप इसे, और इलेक्ट्रॉन का होने का जो चांस था वो यहां पर कहीं पर भी हो सकता था, ये लोब्स कह लेते थे, है कि नहीं? सो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उसे ही आप यहां पर क्या कह रहे हो? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? रिपीट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भाषा से हम देखें तो कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। क्यों ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई? क्योंकि मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होगा यहां पर। अब दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, फिलहाल यहां पर ये एग्जांपल देखें तो दो न्यूक्लियस है, H2 के पास दो न्यूक्लियस है। जस्ट एज एन एटॉमिक ऑर्बिटल gives the electron probability distribution around the single nucleus. अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का बात करें, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिटल बना हुआ वो ये बता रहा है कि कहां-कहां इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस है। ये सिमेट्रिकल होता है, एस कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन पी जो होता है वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? पी एक्स होता, पी वाई होता, पी जेड होता, वो अलग अलग हिसाब से हम बात करते हैं, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि जहां लोब बना हुआ है वहीं इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है कि नहीं? सिंपल शब्द में कहें, इन दिस थ्योरी एमओटी, इन एमओटी इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज वेव नॉट एज पार्टिकल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर, डुअल नेचर इट मींस इट हैज अ पार्टिकल नेचर एंड इट हैज अ वेव नेचर। Here in this theory, electron is considered as a wave. It has a wave nature. Clear है कि नहीं? इस बात को आप मेंशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। In MOT, electron is considered as wave, not as particle. ध्यान रहेगा, इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया है,
ये थ्योरी ये बात को कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसे आप इस तरह से बोर थ्योरी में पढ़े थे, उसको फॉलो नहीं करता है। ये बोलता है कि ये वेव के जैसा चलता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? वेव नेचर को हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए वेव नेचर को हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद इस एमओटी पर फिर वापस आएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहे हैं? Only those atomic orbitals can combine to form molecular orbital which have comparable energies and proper orientation. ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप भी करते थे जिनके एनर्जीज कंपेरेबल होते थे, मतलब लगभग सेम एनर्जी का होना चाहिए। जरा एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी काफी कम है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी काफी ज्यादा है, उन दोनों को आप जो है मिक्स कर दिए, ऐसा संभव नहीं है। नो, डीजेनरेट ऑर्बिटल जरूरी नहीं है, ठीक है। एक ही डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब है एक ही एटम में प्रेजेंट वो ऑर्बिटल जिसके पास सेम एनर्जीज होते हैं, वो बात नहीं हो रहा है। एक एटम के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, दो डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे तो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहां से आ रहे हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब एक ही एटम के वो सारे ऑर्बिटल्स जिसके पास सेम एनर्जीज। सो गलत चीजों को नहीं जाना चाहिए, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं कि दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल है और मिक्स होगा। कब मिक्स होगा? जब दोनों के एनर्जीज लगभग से, मान लीजिए आपका एग्जांपल हम दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s और आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 2p, मिक्स होगा कि नहीं होगा? तो n+l से चेक कीजिए ना, क्या होता है n+l? समझ में आ रहा है? n का वैल्यू 2, s के लिए l का वैल्यू 0, एजिमुथल क्वांटम नंबर। 2+1, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यस मिक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को पता है, फिर से बता दिए, कोई बात नहीं, ये दोनों मिक्स हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको ये बात पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे और नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो मिक्स होने के लिए एनर्जीज कंपेरेबल होना चाहिए और जो दोनों सामने आ रहा है उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लीजिए ये दो एटम्स है और इन दोनों एटम्स के ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा टकराने से एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है उस एटम का, कोई भी एटम का, टकराने से क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और आप क्या कर रहे हैं? आप इसको ऐसे ला रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते आया और यहां टकरा गया, इससे कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने के लिए कंपेरेबल एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? The number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital. जितने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने सारे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक इसका एक इसका, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कितना बनेगा? एक नहीं, कितना बनेगा? दो बनेगा। क्लियर है कि नहीं? वो दो क्या है आगे बात करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सुनिए ध्यान से। लेट सपोज, अच्छा पढ़ ही लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। दो बनेंगे, लेकिन अगर दो मिक्स हो रहे हैं तो नया दो बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स, दो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे, दो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, दैट इज 1s ऑर्बिटल, और आपके पास एक दूसरा एटम का कोई ऑर्बिटल है, मान लीजिए 2s ऑर्बिटल है। दोनों कंपेरेबल एनर्जी है, क्लियर है कि नहीं? दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, और कंबाइन करने के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे? दो ऑर्बिटल बनेंगे बोल रहे हैं। दो मिक्स होगा तो दो बनेगा, चार मिक्स होगा तो चार बनेगा। दो ऑर्बिटल ही मिक्स होंगे और दो मिक्स होकर के कितने बनेंगे? दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक ऑर्बिटल जो हो रहा है उसे बोल रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा जो बनेगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं? शॉर्टकट में हमने लिख दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चा क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ, दो नया ऑर्बिटल बना, दो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इनमें से किसका एनर्जी ज्यादा, किसका एनर्जी कम है। तो हमने नीचे में रखा है जिसको, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका एनर्जी कम होता है, इसीलिए जानबूझ के नीचे रखा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है। तो जिसके पास एनर्जी कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यू गाइस नो अबाउट इट, यस और नो? तो यहाँ पे ये बात लिख रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं है? मतलब इसके पास एनर्जी कम होगा और ये ज्यादा स्टेबल होंगे, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, ये कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां तक बातें क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। एक बात और यहां पर क्लियर कर लो पहले से ही, आगे जाके और समझेंगे। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई एटसेट्रा। द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार, पाई स्टार एटसेट्रा। आगे जाके समझेंगे। बॉन्डिंग अगर होगा तो सिग्मा रहेगा, पाई रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, और एंटी बॉन्डिंग जब होगा उसको दिखाने का तरीका है जो इसमें लिखा हो वही लिखना है, लेकिन उसमें क्या लगा देना है, स्टार लगा देना। अब ये क्या है डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव दोनों मैच कराएंगे हम, और जब दो वेव आपस में मैच करता है तो फिजिक्स में एक टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, वहां पर पढ़ना होगा, क्योंकि वहां पर भी लाइट को हम रे नहीं वेव मानते हैं। रे मतलब स्ट्रेट लाइन में चलना, वेव मानते हैं। जब दो लाइट वेव्स मिक्स होते हैं और एक नया वेव का फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। व्हाट इज इट? इंटरफेरेंस। हिंदी वाले कोई बच्चे अगर देख रहे हैं तो व्यतिकरण क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। वो बात अगर आपका फंडा क्लियर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऑप्टिक्स में चलते हैं, क्लास 12 का ऑप्टिक्स थोड़ा सा चलते हैं, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि बॉन्डिंग कब बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग कब बन रहा है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ जाएगा? तो चलिए हम उस बात को पहले थोड़ा सा और फंडा को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें थोड़ा किसी भी वेव का नेचर के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज वेव इन एमओटी। एक एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लास 12 में फिजिक्स में आपको वेव ऑप्टिक्स में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अगर आपको समझाएं हम, तो पहले इस बात को ब्रीफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक लाइट का सोर्स है, और वहां पे ये बात लिखा हुआ है क्लियरली एनसीईआरटी में कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट ले रहा है मोनोहेरेंट है। अब ये मोनोहेरेंट का मतलब होता है अलग अलग सोर्स से किसी जगह लाइट नहीं जा रहा, कोई एक ही सोर्स है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लाइट के सोर्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर एक सोर्स होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट आना चाहिए। बहुत टेक्निकल वर्ड है, सिंपल समझो भाई, एक बल्ब जला दिए चारों तरफ से, इसको घेर दिए, ठीक है कि नहीं। और हम चाहते हैं कि इधर से लाइट जाए, तो हमने इसके लिए यहाँ पर एक स्लिट लगाया, यहाँ पर एक स्लिट लगाया। स्लिट मतलब समझ में आ रहा है, बहुत छोटा सा एक होल कर दिया। क्लियर है कि नहीं? और इससे थोड़ा दूर में जाकर के हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी। हम पैटर्न ऑफ लाइट को देखना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह से लाइट आ रहा है। तो ये पाया गया, बच्चा सुनो ध्यान से, ये जो है ना, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, या फिर ये क्या बोल सकते हैं आप, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, source of light. What is monochromatic source of light? You may say the source through which the light propagates with the same wavelength. जब कोई सोर्स से लाइट निकल रहा है और वो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ से ही या फ्रीक्वेंसी से ही लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा अपना फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब सुनिए ध्यान से, एक साइंटिस्ट है, नाम है हाइगेंस।
ये जो हाइगन है ये बताता है कि जो वेव है यहां पर, लाइट इज अ वेव, है ना, यहां पर लाइट इज अ वेव, लेकिन वेव के भी कई टाइप हैं। लाइट यहां पर जो वेव है वो किस तरह से काम करता है, इट बिहेव्स एज वेव फ्रंट। तो सर कहां 12 क्लास में चले गए यार, भाई थोड़ा सा 5 मिनट दे दो यार, एमओटी ही पढ़ना है, समझ में आ रहा है, हमें पता है एमओटी ही पढ़ना है, लेकिन इस बात को समझो थोड़ा सा, क्लियर है कि नहीं। ये क्या है, वेब फ्रंट है। वेब क्या है, वेब फ्रंट की तरह काम करता है। तो वेब फ्रंट क्या है, आप एक ऐसा जगह पर जाइए जहां पर पानी एकदम स्थिर है, पानी एक जगह स्टिल है, स्टैटिक कंडीशन में है, और बस आप एक छोटा सा पत्थर लेकर के उस पानी में मार दीजिए। तो जिस जगह आप पानी में पत्थर को गिराएंगे उसके चारों ओर वेब बनना चालू होगा, कुछ इस प्रकार इमेजिन कीजिए। चारों तरफ से कैसा वेव बनना चालू होगा, इस तरह से वेव बनना चालू होगा। तो बोल रहा लाइट भी ऐसा ही प्रोपेगेट करता है, ना कि किसी एक तरफ ऐसे ऐसे चल के जाता है, चारों तरफ निकलता है। मतलब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इससे चारों तरफ कैसे वेव निकल रहा होगा, ऐसे वेव निकल रहा होगा, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ भी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दिस इज वेव फ्रंट। सो अगर आप यहां पर एक स्लिट लगाए हैं तो वेव कुछ इस प्रकार निकलता हुआ जाएगा, हाँ ना, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इस तरह से वेव निकलता हुआ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और यहां से भी वेव निकलेगा तो यहां पर दो सोर्स बन गया, असल में एक ही सोर्स था लेकिन आपने इसको दो सोर्स बना दिया, एक सोर्स यहां से, एक सोर्स यहां से, तो एक नया वेव फ्रंट यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार, क्लियर है कि नहीं। और आप ये देखेंगे कि दो वेव फ्रंट आपस में कहीं कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइक यहां पर इंटरसेक्ट किया है, यहां पर इंटरसेक्ट किया है, यहां पर इंटरसेक्ट किया है, यहां पर किया है, यहां पर किया है, और ऐसे करते करते आगे जाएंगे, यहां पर इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए इस तरह से होगा, अगर प्रॉपर ड्राइंग बनाएंगे तो इस तरह से लाइन आएगा, यहां पर इंटरसेक्ट किया है, ऐसे मान लेते हैं, क्लियर है कि नहीं, ऐसे इंटरसेक्ट किया मान लेते हैं, मिड पॉइंट में इस तरह से इंटरसेक्ट पूरा हैवी करता है भाई, मिड पॉइंट जो होता है ना, दो स्लिट के मिड पॉइंट में हैवी इंटरसेक्ट करता है, हमें पता है, एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है और ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ाए हुए भी है फिजिक्स में, तो हमें ये बात पता है। यहाँ मान लीजिए थोड़ा देर में यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया है, ऐसे इंटरसेक्ट होगा। बच्चा जहां जहां दो वेव्स इंटरसेक्ट करते हुए गए होंगे ना, वहां वहां ये चमकेगा लाइट, ये लाइट चमकेगा, इस स्क्रीन में देख पाएंगे हम कि चमक रहा है इस जगह पर, जहां जहां हम ये जो बना रहे हैं, यहां यहां चमक रहा है, इसको बोल रहा है ब्राइट, चमक रहा है, इसको बोल रहा है ब्राइट, इसको बोल रहा है ब्राइट, और जहां नहीं चमक रहा उसको बोल रहा है डार्क, उसको बोल रहा है डार्क। मान लीजिए इसके बाद यहां पे चमकेगा, दिस इज ब्राइट, दिस इज डार्क, तो ये एक तरह का पैटर्न मिल जाएगा आपको, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, और इसे फ्रिंज कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इस तरह से आप वहां पर पढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे सर, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये सीख रहे हैं कि जब दो वेव मिक्स होते हैं तो जो रिजल्ट आता है या तो वो ब्राइट होता है या तो डार्क होता है, क्लियर है कि नहीं। या तो बहुत बढ़िया चमकेगा या तो कुछ नहीं दिखेगा, या तो चमक रहा है या तो नहीं चमक रहा, मतलब अंधेरा है। तो सुनिएगा ध्यान से, एक नया टॉपिक का नाम हम यहां से शुरुआत करते हैं जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। लेट सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इस तरह से चल रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन और है जो वो इस तरह से चलता हुआ आ रहा वेव बनते हुए, ये दोनों आपस में यहां पर क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, और ये कंबाइन करके एक नया वेव का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, यू कैन से। बोलिए क्लियर है कि नहीं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा, इंटरफेरेंस दो तरह का होता है। लेट सपोज एक वेव है, वो इस प्रकार से चल रहा है, एक और वेव है जो उसी प्रकार से चल रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये प्लस वाला पार्ट दिख रहा है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला पार्ट दिख रहा है, ये माइनस वाला पार्ट दिख रहा है। आपको पता साइन का वेव बनाए, यस और नो, साइन का ग्राफ है ना, ये साइन का ग्राफ है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, इधर से ये वेव गया, इधर से ये वेव आया, ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच करने के बाद
एक नया वेव बन रहा है जिसे आप रिजल्टेंट वेव कह रहे हो, और ये रिजल्टेंट वेव कैसा होगा हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका रिजल्टेंट वेव इस तरह से होगा। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये वाला पॉजिटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव वाला हिस्सा के साथ कंबाइन हुआ है, नेगेटिव वाला हिस्सा नेगेटिव वाला हिस्सा के साथ कंबाइन हुआ है, और जो रिजल्टेंट वेव है वो काफी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ा है, मतलब वो वाला ब्राइट वाला है, ये चमक रहा है। ये जो रिजल्टेंट वेव इस तरह से आया है, इसे हम कहते हैं, इस इंटरफेरेंस का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फोन बंद कीजिए, क्लास चल रहा है। वो हाँ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बोल करके इतना अकबकी किस बात का? आप फोन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्लास जब चल रहा होता है साइलेंट रहना चाहिए, पॉकेट में रहना चाहिए फोन। आपको मजाक लग रहा है ये चीज क्या? हम कह रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये जो इंटरफेरेंस हुआ, इसके रिजल्ट में आपने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो गया और बढ़ गया। 12 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है कि नहीं? शॉर्टकट में हम CI बोला करेंगे, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तो सर एक और टाइप का इंटरफेरेंस आपने बताया, दिस इज वन टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। अनदर टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक वेव इस तरह से आ रहा है, ठीक है? ये प्लस वाला हिस्सा है, ये माइनस वाला हिस्सा है, आपको दिख रहा है, प्रोपेगेशन इधर हो रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन ये मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरह से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से, इसका वेव इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, इसका वेव इस प्रकार है, और ये दोनों कंबाइन कर गया, ये दोनों इंटरमिक्स कर गया। अब ये दोनों जब मिक्स करेगा, ये दोनों जब आपस में मिक्स होगा, ये दोनों जब आपस में मिक्स होगा, तो जो रिजल्टेंट वेव बन रहा है वो कैसा होगा? सर वेनिसेस घट नहीं जाएगा, खत्म हो चुका है, ये है, वेव बना ही नहीं। तो क्या दिखेगा यहां पर? अंधेरा, कुछ नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलता है इसको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है कि नहीं? दिस इज DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम इस चीज को ब्रीफ करने जा रहे हैं, जो चीज आपने पढ़ा। आपने पढ़ा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास कम एनर्जी है, और ये तब बनता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर है ना, वो एज अ वेव कंसीडर किया गया है। तो इंटरफेरेंस होगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, रिजल्टेंट वेव बनेगा। तो इंटरफेरेंस या तो ये होगा या तो ये होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसे आप क्या कह रहे हो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और कुछ नहीं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बातें क्लियर है? अब सवाल है कि सर सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से, इन लोगों का कोई शेप वगैरह भी होता है क्या? देखने में कुछ लगता है क्या? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एस इस तरह से दिखता है सर, पी ऐसा दिखता है सर, डी ऐसा दिखता है सर। बोले सर ऐसा नहीं दिखता, बहुत तरह का है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो जानते हैं वो सब कुछ सही है। तो ये जो आपने शेप पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल का, अब आपके पास ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या का भी कुछ के शेप होता है? ऑब्वियसली होता है, उस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। क्या आपको अंदर का कहानी समझ में आ गया है? तो ये सब बातें आप नोट जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आई थिंक दीज आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाँ अंदर चीजें क्या हो रही है वो समझाने का हमने इस स्लाइड में आपको प्रयास किया। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए हम बात करेंगे अब आगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने शेप के बारे में उठाया था उसी बात को लिए हमने। द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी इतना देर तक हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चिल्ला रहे, दो टाइप का होता है, अभी क्लियर हो चुका है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, ये इसका शेप क्या होता है उस पर बात करेंगे, कैसा दिखता है। जैसे एस स्फेरिकल था एटॉमिक ऑर्बिटल, एस, पी डम्बल था,
डी डबल डबल था, है ना। तो उसी तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं जो कि दो टाइप के हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, वो किस तरह के हैं, ठीक है। formed depends upon the type of combining atomic orbitals। जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखने में कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, पहले हम ये बात कर लेते हैं आपसे चुपके से, ध्यान दीजिएगा। एस और एस जब मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, बोले सर हाँ। एस और पी जब मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, बोला हाँ सर। पी और पी जब मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, बोलते हैं ना सर। सिग्मा भी बनता है और पी मिलने से पाई भी बनता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये ऑलरेडी आप जानते हो, इसका हम थोड़ा सा मदद लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक 1s ऑर्बिटल है, आपके पास एक और 1s ऑर्बिटल है, मतलब कौन कौन कंबाइन कर रहे हैं, s और s कंबाइन अगर कर रहे हैं तो इससे आपका क्या बनेगा सर, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हम समझा चुके हैं, जब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर s और s मिक्स कर रहा है तो यहां से हम समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। s हो गया, ये एक s हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है s। इसका न्यूक्लियस हम यहाँ बीच में बना रहे हैं, इसका न्यूक्लियस आप बीच में बना रहे हैं। अगर यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या बनेगा, BMO, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इन दोनों के बीच क्या हुआ, प्लस नहीं लिख रहा है बच्चा, यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं। माइनस मतलब समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी समझाया था ना, एक वेव दूसरा वेव को क्या कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था, तो माइनस लिख दे रहा है। माइनस से समझ जाओगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर बनने वाला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कैसा दिखेगा डिस्कस करते हैं। यहां पर बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कैसा दिखेगा इस पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है? ओवरलैप कैसे होंगे आपको ऑलरेडी ये बातें पता है ना। आप ओवरलैप कैसे करते हैं ये बात तो आपको पता है, शॉर्टकट में बता दे, छोड़िए नहीं, आगे बताए, क्लियर बताए, बताए। ये जब ओवरलैप कर जाएगा, चलो एक बार दिखाते हैं ताकि फील आ जाए। देखो ध्यान से, ऐसा ओवरलैप होता है, आपने ओवरलैपिंग तो पढ़ लिया है, ऐसा ओवरलैप हो रहा है। इसका रिजल्ट जो होगा वो ऐसा नहीं दिखेगा। वो कैसा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, आइशन दिखेगा, चपटा। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा चपटा। अरे ये ओवल शेप का दिखेगा, ओवल। क्या दिखेगा, ओवल शेप का, ओवल शेप का दिखेगा। अब सवाल है कि इसका न्यूक्लियस दो ठो था, वो कहां गया? दोनों न्यूक्लियस बच्चा एक ही जगह पे आ जाता है, यहां पर किसी मिड पॉइंट पे, किसी, अब इसका पर्टिकुलर मिड पॉइंट तो हम कह नहीं सकते ना, ओवल शेप है, मतलब बीच में कहीं। क्लियर है कि नहीं? अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हुआ होगा तो कैसा बना होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कैसा बना होगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद ये ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा, एक गोला ऐसा, एक गोला ऐसा। बोले सर गोला बना रहे हो, ओवल बना रहे हो, ये ओवल का है। यही ओवल को देखो ध्यान से, ऐसे इसको पकड़ के चपटा कर दिया हम, ऐसे बीच में पकड़ो इसको, चपटा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। आपको दिख रहा, ऐसा दिखेगा बच्चा, याद रहेगा क्या? दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? नाम देंगे, अब इसका नाम देंगे, नाम देंगे, सुनो ध्यान से। ये जो ऑर्बिटल बना है ना, इसका नाम क्या होगा? बोले सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब होता है ना तो सिग्मा लिखते हैं। एस और एस मिलने से क्या बनता है, सिग्मा बनता है। सिग्मा हमने लिखा है, लेकिन कौन कौन मिला है? बोले सर 1s और 1s खाली मिला है, तो सिग्मा 1s लिखेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ क्या लिखेंगे? बोले सर एस और एस मिलने से तो सिग्मा ही बनेगा, ये बात तो फिक्स है, सिग्मा ही बनेगा। लेकिन यहां पर बॉन्डिंग चुकी था इसलिए स्टार नहीं लगाया। एंटी बॉन्डिंग में हम क्या लगा देते हैं, 1s लिखेंगे और क्या लगाएंगे, स्टार लिखेंगे। 1s क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1s मिल रहा है। 1s मिलने से एक बॉन्डिंग बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग बनेगा तो इस तरह का दिखेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो इस तरह का दिखेगा। लिखेंगे कैसे ना, सिग्मा 1s और इसका क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है कि नहीं? बातें आई होप धीरे धीरे अब क्लियर होता हुआ जा रहा है। तो हमने सिर्फ एस एस ओवरलैप होता है तब क्या होता है इस पर बात किया। एस पी भी हो सकता है, पी पी भी हो सकता है। अब और एक ले लेते हैं कम से कम ताकि क्लियर हो जाए। चलिए पी पी का कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो पी पी का हम ले लेते हैं, क्योंकि पी पी में क्या होता है, सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है। तो सर एग्जाम में ये सब आएगा क्या?
नहीं आएगा, चिंता मत करो, ठीक है कि नहीं, ये सब नहीं आता है। क्या आता है उस पर बात आगे होगा, मिटा रहे हैं हम इस चीज को। अब हम P और P को मिक्स करेंगे। अरे मिटने में बड़ा दिक्कत होता है यार, यही तो माने यही चीज फायदा उठा लेता है कौन लोग, जिसके पास डिजिटल बोर्ड है, नहीं है, और सटाक से जो है क्लियर डाटा, फटाक से क्लियर हो जाता पूरा बोर्ड, मस्त। लिखने में तो खूब मजा सर, पूछने में बड़ा टेंशन, कोई बात नहीं। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में जाने से बेटर है कि इसी में हम इस चीज को समझाने का कोशिश करते हैं। समझ गए बच्चा लोग यहाँ तक? तो यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं, ये बात आप लोगों ने नहीं लिखा है, इसी में लिख लीजिए कि जब 1s और 1s मिल रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है और सिग्मा 1s लिखते हैं इसको, और एंटी बॉन्डिंग जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है? चलो अब हम P और P को मिलाते हैं, लेकिन P और P मिलेगा तो सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी बन सकता है, हाँ कि ना? तो चलो एक काम करते हैं, P को और P को इस तरह से मिलाते हैं। आपको पता है ना हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सिस के थ्रू अगर ओवरलैप हो रहा है और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, प्लस लिख रहा है, तो क्या होगा, सिमिलरली हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तब क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ पर हम माइनस से शो कर रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सर अब क्या क्या मिल रहा है ये बता दीजिए बस। हम मान लेते हैं, चलिए 2p मिल रहा है, कौन मिल रहा है बाबू, 2p में भी x वाला मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या है 2px मिल रहा है, क्लियर है कि नहीं? सेम एनर्जीज वाले मैच करते हैं ना, तो ये 2px है, वो भी 2px है मान लेते हैं, क्लियर है कि नहीं? क्या 2px 2py के साथ नहीं मिल सकता? हाँ मिल सकता है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग होता है ना, तो घुमा करके एक अगर ऐसा है 2px ऐसा है तो 2py ऐसा होगा, ऐसे आएगा अगर तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसको घुमा करके, और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए एनर्जी के साथ साथ, ये बातें हमने किया था। चलिए ठीक है, तो इसका नाम हम क्या देंगे, अगर बच्चा बॉन्डिंग है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा। अरे भाई एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा। और कौन कौन मिल रहा है सर, 2px मिल रहा है तो बॉन्डिंग के लिए ये लिख देंगे, और एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या लिख देंगे, सिग्मा स्टार 2px लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सर अगर p एक्सियली नहीं मिलते हुए क्या मिले, पैरेलली मिले, पैरेलल मिलने के लिए आए तो उस तरह का ओवरलैपिंग से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कंस्ट्रक्टिव हो जाए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव हो तो माइनस से शो कर दे रहे बच्चा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा नहीं डीप लेके जा रहे और बहुत ज्यादा ऐसे ही डीप चले गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ ये भी मान लेते हैं क्या है, चलो x मान लिया है, इसको y मान लेते हैं, 2py मान लेते हैं, ये 2py मान लेते हैं, ये भी 2py 2py, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा की पाई, सर सिग्मा का नाम मत लीजिए, पाई बोलिए, पैरेलल पैरेलल, एक्सियल नहीं, क्या हो रहा है, पैरेलल ओवरलैपिंग, तो पाई बनेगा, पाई 2py मिल रहा है तो 2py, और इसमें क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py। बोले क्लियर है? तो ये सारा कहानी है इसके अंदर में, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? सर ये दिखता कैसे है जरा बताएंगे क्या, क्लियर है कि नहीं? थोड़ा इसको भी अगर लिखे हैं तो इसको थोड़ा दिखता कैसे है, इसको भी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो देखो ध्यान से, बच्चा मैच कैसे करता है, P और P जब मैच होता है तो ऐसा मैच होता है ना? ओवरलैप जब कर रहा होता है इस तरह से ओवरलैप कर रहा होता है, तो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बनाना होता है इस तरह से। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बड़ा कर दीजिए बस, कंस्ट्रक्टिव में ऐसे कर दिए, और ये छोटा सा रख दिए, यहाँ पर ये छोटा सा रख दिया, क्लियर है कि नहीं? अरे बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जरा। न्यूक्लियस कहां पर है, ये बीच में, इस तरह से, क्लियर है? ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तब, और अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तब का बात करें अगर, तो डिस्ट्रक्टिव में इस तरह से बनता है, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रक्टिव अगर हो रहा है तो इस तरह से नहीं बन के इस तरह से बनेगा, छोटा सा ऐसे बनेगा, और एक तो इधर भी इस तरह से छोटा सा बनेगा, यहाँ पर एक नोडल प्लेन होगा, यहाँ पर एक नोडल प्लेन होगा, और बीच में भी नोडल प्लेन होगा। न्यूक्लियस यहाँ पर रहेगा, न्यूक्लियस यहाँ पर रहेगा, बाकी जगह पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, इस तरह से रहेगा। माने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये वाला हिस्सा
बड़ा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोले सर पाई वाला भी दिखा दीजिए। ये तो सिग्मा हो रहा है तो वैसा हो। अगर पाई वाला देखेंगे तो 2p/2p मिल रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो रहा है, तब कैसा दिखेगा? तब कैसा दिखेगा तो ध्यान दीजिएगा, तब ये दिखेगा, एक आप प्लेन बना दिए, एक प्लेट ऊपर लगा दीजिए, एक प्लेट आपको नीचे लगा देना है, और ये जो प्लेन है ये ही क्या है? नोडल प्लेन है। ऊपर भी प्लस लिखना है, नीचे भी प्लस लिखना है, क्योंकि इसका एक न्यूक्लियस होगा, इसका एक न्यूक्लियस होगा, दो अलग-अलग न्यूक्लियस अलग-अलग जगह में चला जाएगा। ये आपने पहले भी पढ़ा है, आई होप आपने पहले भी पढ़ा है। ओवरलैपिंग जब पढ़ा रहा था उस समय पढ़ाया था। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो कैसा दिखेगा? तो यहां दिखा देते, ध्यान दीजिएगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और यहां पर ऐसा होगा। सर दो न्यूक्लियस है, कहां जाएगा दोनों न्यूक्लियस? तो ध्यान रखिएगा, या तो यहां पर होगा, या फिर अगर यहां नहीं हुआ तो यहां पर होगा, अगर यहां नहीं हुआ तो यहां पर होगा। दो न्यूक्लियस दो जगह पर आपको दिखा देना, खत्म। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। बिल्कुल नहीं, आप जब ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो वहां पर भी एमओटी पढ़ना है, ठीक है कि नहीं? तो वहां पर आप ये बातों को समझेंगे। फिलहाल आपको ये बात समझना है सिंपल, कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला को सिंपल सिग्मा या पाई लिखेंगे, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से शो करेंगे। हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करने का प्रयास किया एडवांस लेवल में जाकर। अब हमारा ड्यूटी है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप बना रहे हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आप कह रहे हैं जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो यहां इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, अब कहां है? या तो यहां इलेक्ट्रॉन है, या तो यहां इलेक्ट्रॉन है, या दोनों में इलेक्ट्रॉन है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं उस पर बात कीजिए। तो चलिए अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं उस पर बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि मैंने ये बात बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब बन चुका है, दो टाइप के हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लेस करेंगे हम, इसको सीखना है। इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार जो है इनमें रहते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है ये चीज कि अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सब कौन से रूल थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के भरने के तरीके। बिल्कुल सेम चीज है इसमें भी। क्या कह रहा है? द फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, इन अ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। अगर आपको रिकॉल करा दें, अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन विल enter into such atomic orbital where the energy of the orbital is lower. पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे जाएंगे जो जिसमें कम एनर्जी होगा पहले, फिर ज्यादा। आगे बात करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था? पॉली एक्सक्लूजन कहता था आपका कि एक ही ऑर्बिटल में, याद आ रहा है, हुंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों पढ़े थे हम लोग। पॉलीज एक्सक्लूजन क्या कहता था? पॉलीज एक्सक्लूजन में हम ये देते थे, हाँ, जो दो इलेक्ट्रॉन होगा किसी एक ऑर्बिटल में, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये बोलता था। और हुंड्स रूल क्या कहते हैं? मान लीजिए आपके पास इस तरह का दो ऑर्बिटल है, तो पहले इस तरह से फॉर्मेट में भरेंगे, एक इसमें, एक इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ये तरीका होता था। ये हुंड्स रूल कहता था। क्लियर है कि नहीं? पहले पूरे ऑर्बिटल में, सभी में जितने भी डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास ये डी जनरेट दो ऑर्बिटल्स हैं, दोनों के पास एनर्जी सेम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस तरह से भराएगा? पहले एक इसमें फिर इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें भर दिए पहले ही। तो ये हुंड्स रूल था। अगर आपको याद आ गया है तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे बातें हैं जो हमें डिस्कस करना है, बट वो डिस्कशंस हम यहाँ स्टॉप करेंगे और कुछ एग्जांपल लेंगे। उन एग्जांपल की मदद से आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, दैट विल बी बेटर। क्लियर है ना? तो चलिए एक मॉलिक्यूल बनाने का हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आपका, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सबसे सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल हमें बनाना है। सो H2 मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो दो हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। एक हाइड्रोजन हम यहां लिख रहे हैं, दैट इज 1s1। इसके पास s ऑर्बिटल है। एक और हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे? 1s1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये इधर से आ रहा है बच्चा वेव बनाते हुए, ये इधर से आ रहा है बच्चा वेव बनाते हुए। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये वेव बनाते हुए अप्रोच कर रहा है एक दूसरे के तरफ। क्लियर है कि नहीं? फिर ये वेव्स आपस में मिक्स होंगे,
इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस के रिजल्ट में दो प्रोसेस होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके रिजल्ट में दो टाइप का ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। सो बिफोर दैट, बिफोर इंटरमिक्सिंग, यू हैव वन orbital, atomic orbital. This is 1s atomic orbital. Any problem? This is 1s atomic orbital. हम इस तरह से अभी फिलहाल लिखे हैं। इधर भी एक atomic orbital है आपके पास, that is 1s atomic orbital. This is also 1s atomic orbital. क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। अब ये दोनों जब मिक्स होगा तो हम कह रहे हैं कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखने का तरीका, लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है। किसका एनर्जी ज्यादा होता है, बॉन्डिंग का कि एंटी बॉन्डिंग का? ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग का कम। तो नीचे जो हम लिखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या होगा, क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग को लिखने का तरीका क्या होता है, स्टार नहीं देते हम। तो जरा बताइएगा 1s और 1s जब मिलेगा तो क्या बनेगा? सर सिग्मा बनेगा। और किसको किसको मिला रहे हैं, 1s को, तो सिग्मा 1s लिखेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? और यहां पर क्या बनेगा, उसी का एंटी बॉन्डिंग, तो यहां क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं? बनाने का तरीका समझ में आया? पहला बात, ये बात क्लियर हुआ। एटॉमिक ऑर्बिटल है ये दोनों, दोनों मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। नीचे हम किसको लिखेंगे, बॉन्डिंग को, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। बिकॉज नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब हम जो यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो एनर्जी इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं? इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी का कहानी। क्लियर? चलिए अब इसको हम फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। अब जो है दो इलेक्ट्रॉन हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरने हैं। किस तरह से भरेंगे? अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल। इन दोनों में से एनर्जी किसका कम है? सर सिग्मा 1s का। अगर सिग्मा 1s का कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सर डीजेनरेट ऑर्बिटल अगर होता तो एक और भरते, दूसरा कहीं है ही नहीं, एक ही है बच्चा, ये डीजेनरेट नहीं है, इससे ज्यादा एनर्जी है इसके पास। तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, कंप्लीट हो गया, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाएगा। सर आगे और इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेंगे, और एग्जाम्पल लेंगे तो हम समझाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेकर के। क्लियर? ठीक है, यहां से हम कुछ बातें सीखने का प्रयास करेंगे जो कि आगे आपका काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आज तक हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखे हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम का हमने बनाया, हाइड्रोजन एटम का यहां पर भी बनाया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे? बच्चा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम तो है ही नहीं, अब ये ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए क्या है, सर सिग्मा 1s है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें भरे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कॉमा। इसके बाद क्या है, सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं, जीरो लिख दीजिए, खत्म खेला। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किया किसका? H2 मॉलिक्यूल का। क्लियर है? बोलिए कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ठीक है सर, अब एक और कॉन्सेप्ट यहां हम बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कुछ बताता है। क्या बताता है? कि ये जो दो एटम आपको दिख रहा है, इन दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बनने का चांस है। क्लियर है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कितना बॉन्ड? बोले सर 1 बॉन्ड या 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड, इतना ही सीखे। तो क्या इतना ही इसमें हो सकता है? हम आपको बता रहे हैं 1.5 बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब 1 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड नहीं है, मतलब हाफ बॉन्ड है। ये कौन सा टॉपिक? यही तो खूबी है इसका, ये बताता है कि दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो हो ही सकता है, साथ में पार्शियल बॉन्ड्स भी होते हैं। सर 1.5 बॉन्ड किस टाइप का होगा? अभी हम बात करेंगे, उसका एग्जांपल में आएगा, चिंता मत कीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है कि कितना बॉन्ड दो एटम के बीच में पॉसिबल है बनना, ये बताता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है सर, सवाल है कैसे निकालते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग, दिस इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड ए क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? चलिए निकाला जाए इसका H2 मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं। और भी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन है, करेंगे हम अलग से। फिलहाल इस जगह पर आया तो हमने आपको बताया। तो हम पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितना है? 2 है, तो यहाँ आ जा रहा है 2। एंटी बॉन्डिंग कितना है सर? नहीं है, 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 बाई 2 कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। बोलिए क्लियर है? 1 आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है यार, पहले से पता है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बात करते हैं। और कुछ है सर? हाँ बहुत कुछ है। और क्या है? तो और ये है इसमें जांच करने का कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं। बॉन्डिंग में हो चाहे एंटी बॉन्डिंग में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, खाली है, मतलब है नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या होगा? हाँ सर बहुत कुछ हो सकता है, इस पर बात किया जाए। फिलहाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस पर बात करेंगे अलग से, ठीक है? यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं, अलग से बात करेंगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। हेयर, सॉरी इस तरह से लिखते हैं, इन H2 molecule there is no unpaired, there is no unpaired electron। ठीक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो ये क्या मैग्नेट के प्रति कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन क्रिएट करेगा? ये हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको डायरेक्टली बता रहे, चूंकि इसका नोट्स आप बना लीजिए एक जगह, फिर हम समझाएंगे, फिर हम आपको समझाना है। याद रखिएगा, अगर किसी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये हाइड्रोजन अगर जाएगा तो ना मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन होगा, ना रिपल्सन होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन गैस अगर डाल दो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायामैग्नेटिक होता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अभी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में उस पर बात करेंगे बहुत डिटेल में। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, अभी थोड़ा देर इंतजार कीजिए, पूरा डिटेल में भी बात करेंगे। हम सिर्फ इस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि क्या क्या मॉलिक्यूल के बारे में लिखना है आगे आपको समझ में आए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और, कि H2 मॉलिक्यूल जो होता है, H2 गैस जिसे आप जानते हैं गैसियस फॉर्म पे है, ये कोई, इसका कलर क्या होता है? कलर क्या होता है इस थ्योरी के से आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते इस थ्योरी के हिसाब से कि कलर है भी कि नहीं, कि कलरफुल है कि कलरलेस है। याद रखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर, कोई भी सब्सटेंस के अंदर कोई कलर है ना, तो वो किस बात पे डिपेंड करता है कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है कि नहीं? फिलहाल यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो याद रखिएगा ये कलरलेस कंपाउंड है, सॉरी कलरलेस मॉलिक्यूल है आप कह सकते हैं। कंपाउंड नहीं है, H2 एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन H2 मॉलिक्यूल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2 मॉलिक्यूल इज कलरलेस, कलरलेस, याद रहेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डायामैग्नेटिक होगा, साथ में कलरलेस होगा। इस पर चर्चा करेंगे अभी। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया है? और एग्जांपल लेंगे हम, बट उससे पहले बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ले लेते हैं और अच्छा से, और डायामैग्नेटिक और कलरलेस, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा और फंडा क्लियर कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला आपको आगे बताते हैं, ध्यान दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दी एटम्स, जिन दो एटम्स को मिला करके आप मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उन दो एटम्स के बीच में जो है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, वो बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर बताता है। बॉन्ड ऑर्डर मान लीजिए 0 आ गया, अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या आ गया? 0, इसका मतलब कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब अनएग्जिस्टेबल बोलेंगे।
वैसा मॉलिक्यूल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते जिसको आप बनाना चाह रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं? एग्जाम्पल देखें, डोंट वरी, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो आप कहेंगे वैसा मॉलिक्यूल क्या है? अनएग्जिस्टेबल। ठीक है सर, ओके। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा हुआ, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए क्या? तो सर 0 से कम भी नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा, समझ में आ रहा है? अगर 0 से कम है तो चलेगा? नहीं। 0 के बराबर है तो भी नहीं चलेगा। 0 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेबल। अभी आपने जो एग्जांपल लिया था H2 मॉलिक्यूल, वैल्यू 1 आया था, मतलब 0 से ज्यादा आया था, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर में। क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा, यहाँ फॉर्मूला हमने लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। अभी बात किया हमने। बॉन्ड ऑर्डर कब ज्यादा आएगा? जब सर नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा आएगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग काफी ज्यादा आएगा तब क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा आएगा। तो मान के चलिए कि वैसे मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल होंगे। आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास मान लीजिए एक एटम ए है, एक और एटम ए है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है। एक एटम ए है, सॉरी चलिए बी बता दो, एक एटम बी है जिसके बीच डबल बॉन्ड है। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा जा रहा है ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन है? बी है, ये वाला अगर ऑप्शन ए है, ये अगर ऑप्शन बी है, तो आप बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। व्हाई मोर स्टेबल? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा सिंगल बॉन्ड से, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकाल रहे होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा होगा? 2, और इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा होगा? 1। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आता है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने यहां लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। याद रहेगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। आगे बात करें बच्चा, अगर ये ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रखता है, ये ज्यादा अगर स्टेबल है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? बी अगेन, मतलब डिसोसिएशन एनर्जी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा? डिसोसिएशन एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है कि डबल बॉन्ड का? सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का लेंथ कम होता है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जब ज्यादा होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, बट बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा, इनवर्स है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये रिलेशन तो पूरा अच्छा से समझ में आ गया है यहां से यहां तक? क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी हमने यूज किया। क्या बात कर रहे हैं ना? मैग्नेटिक सब्सटेंस, अच्छा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, क्लास 12 फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिजिक्स में एक चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में काफी अच्छा से डिस्कशन किया गया है, वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितना काम है उतना कर लेते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरा को बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पर अगर उसको लाया जाए तो इफेक्ट को दिखाता है। इफेक्ट को दिखाता मतलब अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सब चीज होगा। लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव नो इफेक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाओ इन सारे मॉलिक्यूल्स को तो कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपने देखा, वो क्या था? डायामैग्नेटिक था, उसको मैग्नेटिज्म से कोई मतलब है ही नहीं। कैसे पता करेंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है? तो अभी हमने बताया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो बॉन्डिंग में हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, उससे मतलब नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, सिंपल इस तरह से लिख दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। बोलिए क्लियर है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक कर दीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन, बोथ। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। और हमने क्या बताया था कलर के बारे में। अभी हमने बताया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट रहेगा किसी मॉलिक्यूल के पास, तो वो क्या कहलाएंगे? कलरफुल। कलरफुल। और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा, नहीं होगा, वो क्या कहेंगे? कलरलेस। कलरलेस। ध्यान रखें, कौन सा कलर है ये बात करना बड़ा मुश्किल है, और कौन सा कलर है ये भी बता सकते हैं। बच्चा CFT पढ़ेंगे कहां पर? क्लास 12 में, तब हम बात करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी वहां भी चलेगी। अधिकतर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्लास 12 में पढ़ना है। और वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो कलरफुल होता है, और उसके कलर के पीछे का जो रीजन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसे। हेमोग्लोबिन आप जानते हैं, बायो वाले स्टूडेंट तो जानते हो। हेमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? ब्लड का कलर जो है रेड होता है। और आपको मैं बता दूं, उस हेमोग्लोबिन में एक मेटल है आयरन, Fe, जो कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड फॉर्मेट में होता है, और इधर से उधर दौड़ता है, इस वजह से उसका कलर आता है। अब जो भी ये रेड आ रहा है उसके पीछे रीजन रेड, क्योंकि अभी हम बताना बड़ा मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है ना, तो रेडिएशन निकलता है भाई, और रेडिएशन का वेवलेंथ जो होता है, वही वेवलेंथ का कलर हमें दिखता है। मतलब रेड कलर का जो रेडिएशन निकल रहा होता है उस समय, वेवलेंथ उसका रेड कलर के जैसा होता है, इसलिए हमें कलर क्या दिख रहा होता है? रेड दिख रहा होता है। क्लियर है कि नहीं? नजरें बदली तो नजारा बदला, अगर किसी ने कहा है तो साइंस के लिए भी वैलिड है, याद रखिएगा। हमारा आंख कौन सा कलर को देख रहा है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस कलर का वेवलेंथ क्या है। हम वेवलेंथ पहचानते हैं, हमारा आंख वेवलेंथ जानता है, रेड कलर नहीं जानता, येलो कलर नहीं जानता, हमारा आंख वेवलेंथ जानता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इतने सारे बातें समझ में आ गया? तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन हो गया एक मॉलिक्यूल का, अब दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, उसकी मदद से और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एग्जांपल हम लेंगे अब, एग्जांपल नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। चलिए, ये He2 मॉलिक्यूल बनाने का हम कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी आपको समझाया, इसमें दो He होंगे, He1s2 होता है, आपको पता है। एक He हमने इधर से लिख दिया, 1s2 हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से वेव बनता हुआ चलेगा, ये इधर से वेव बनता हुआ चलेगा। तो इसका कौन सा ऑर्बिटल है बच्चा? एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। इसका भी कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों को बराबर लेवल पे हमने बनाया, बिकॉज दोनों के एनर्जीज क्या है? सेम है। 1s है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s के मिलने से सिग्मा 1s बनता है, और एक सिग्मा स्टार 1s बनता है। अभी हमने डिस्कस किया। क्लियर है? 1s में दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ पर 1 2, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 1 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब 4 आ गए हैं तो भरिए यहाँ पर। तो सिग्मा 1s में हम दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिंपल, और दो बच गया यार, तो यहाँ पे भरेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल निकालते हैं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s2। बोले क्लियर है कि नहीं? यह है तरीका। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2। हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2। 2 minus 2 by 2, that is equal to 0.
बच्चा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया है? 0, जो कि नहीं आना चाहिए था। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। He2 मॉलिक्यूल इज अनएग्जिस्टेबल। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कलरफुल है, कलरलेस है, इस पर क्या बात करें। आपको पता है हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है बच्चा, ये बॉन्ड किसी के साथ बना के रहता ही नहीं। हमने तो जबरदस्ती ट्राई किया आपको दिखाने के लिए कि बॉन्ड ऑर्डर देखिए 0 आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर 0 ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं? मतलब He और He के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या आपको क्लियर है चुका है? अभी तक हम एटॉमिक नंबर 2 तक चल रहे हैं ना। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, हीलियम का एग्जांपल लिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लिथियम का फिर ले सकते हैं, बेरिलियम का हम ले सकते हैं, सबका ले सकते हैं, उस तरह से बनाते चलेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जब 1s है उसके बाद क्या आएगा? 2s आएगा, फिर क्या आएगा? 1s2 2s2 फिर 2p आएगा। वहां पर जाकर के आप फंसेंगे, तो उसको पहले ही हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं, फिर एग्जांपल लेके इस चीज को अप्लाई करके दिखाएंगे। बच्चा अगर एटॉमिक नंबर Z 7 से कम हो, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम हो, क्लियर है कि नहीं, या 14 के बराबर हो, जरूरी नहीं 14 से कम, 14 से कम या बराबर, और एटॉमिक नंबर 7 से कम या 7 के बराबर, इन दोनों के लिए कंडीशन अलग होता है, याद रखिएगा। और एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से ज्यादा, 14 से ज्यादा, बराबर नहीं, बराबर तो यहां आ गया, 14 से जब ज्यादा हो तब का कंडीशन अलग होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? नहीं, 1s 2s के बारे में बात नहीं हो रहा है, 1s 2s के बारे में बात नहीं हो रहा, सिर्फ p के बारे में बात हो रहा है। टेंशन होगा उसमें, अभी क्या टेंशन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यहां पर ट्रिक करके जो है नोट करके लिख लीजिए, है ना, नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। इसके बाद p ऑर्बिटल को भरने का क्या तरीका होगा? क्लियर है कि नहीं? s का बारे में बात नहीं हो रहा, 1s 2s के बारे में बात नहीं हो रहा। उसके बाद क्या आएगा बात? 2p, 1s 2s के बाद 2p आएगा, 2p के बारे में बात हो रहा है। यहां हम जस्ट लिखा रहा, भी एग्जांपल देंगे, हमको समझाना है, चिंता मत कीजिए। अगर बच्चा 14 से कम आता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो पैटर्न ये होगा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसे याद रख सकते हैं, पाई सिग्मा, नीचे से ऊपर तक याद रखेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। हमने अच्छा यहां लिखा नहीं, अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे, यहां पर क्या है? एनर्जी इंक्रीज। क्लियर है? तो इसमें पैटर्न क्या चलेगा? पाई सिग्मा। क्लियर है? और जब 14 से ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो याद रखिएगा सिग्मा, देखिए ध्यान से, इंटरचेंज हो जाएगा, सिग्मा नीचे चला जाएगा, पाई ऊपर आ जाएगा, बस इतना कुछ और कुछ नहीं, बाकी सब क्या आ जाएगा? सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, ऐसे याद करना, पाई सिग्मा। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई सिग्मा। अब ये क्या बोल रहे हैं हम, इस बात को समझने का कोशिश करना होगा हमें बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बोलिए क्लियर है? नोट कर लिए है ना? अभी अप्लाई करके हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे तरफ से ये है, फॉर्म कीजिएगा आप ना, फॉर्मेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल। सर हाइड्रोजन बनाया, हीलियम के लिए बनाया, लिथियम और बेरिलियम के लिए नहीं बनाया, तो आपके लिए ये होमवर्क रहा, आप लिथियम Li2 बना के दिखाइए, लिथियम, और बेरिलियम Be2 बना के दिखाइए। ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहा, ठीक है? बोरॉन हम ले लिए हैं यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं? इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे 1s भी इन्वॉल्व होगा, 2s भी होगा और 2p भी होगा, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। एक बोरॉन है, 5 एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा सर? 1s2 2s2 2p1, इसीलिए बोरॉन डायरेक्टली ले लिया। आप इन दोनों का बना पाएंगे, इनके हेल्प से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और बोरॉन है, ध्यान दीजिएगा, एक और बोरॉन है, 1s2 2s2 और 2p1, इधर से आ रहा है बोरॉन, इधर से आ रहा है बोरॉन। क्लियर है कि नहीं? You have 3 different atomic orbitals, that is 1s 2s and 2p। तो आप अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए अलग अलग बनाएंगे जो बना रहे थे,
1s मिलेंगे अगर, तो क्या बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। नीचे से बनाएंगे क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है हमें, क्यों नीचे से ऊपर जाना है, क्यों, एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उस हिसाब से हम सजाने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1s बना दिए, यहाँ पर 1s बना दिए। ए बच्चा, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि पहला बार आप देख रहे हैं इस चीज को। ये दोनों मिलने से अभी जस्ट बनाए थे एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। आपको पता है यहाँ पर क्या बनने वाला है, सिग्मा 1s, और यहाँ पे क्या बनने वाला है, सिग्मा स्टार 1s। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बात करें नाउ, 2s के साथ जब मिलेगा तब के बारे में बात करते हैं। तो 1s जैसा होता है स्फेरिकल, 2s भी वैसे ही होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी वैसे ही होता है। चिंता की बात बिल्कुल नहीं, s और s मिलने से हमेशा सिग्मा ही बनता है, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आप जानते हो ऑलरेडी। तो चलिए 2s बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2s बनाएंगे बच्चा, यहाँ पर भी 2s बना दिए। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना होता है, हम यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 2s है, यहाँ पर भी 2s है। तो 2s जब मिलेगा तो एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दो, टोटल दो बनेगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो s और s मिलने से हमेशा सिग्मा, लेकिन क्या मिल रहा है यहाँ पर, 2s, तो सिग्मा 2s, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। ठीक से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। बोलिए बोलिए, क्लियर है, क्लियर है। आगे बात करें। अब कौन मिलेगा बच्चा, p, क्या मिलेगा, 2p। तो p 2p कैसे मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीखने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। सर p बना दिए, यहाँ पर 2p बना दिए, p में कितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 3 है सर। कौन कौन से हैं सर, px है, py है, pz है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसमें भी क्या है, px py और pz है, px py pz। 3 और 3 मिलेंगे तो कितना बनेंगे, 6। 6 में से 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, क्लियर है कि नहीं? तो 3 कैसे बनेंगे बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, उसको सीखना है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इस चीज को थोड़ा छोटा बना रहे ताकि अभी जगह हमको कम हो जाएगा बच्चा। ध्यान दीजिएगा, इस सेम चीज लिखेंगे, बस हम छोटा करके लिख रहे हैं और कुछ नहीं। क्लियर? इसको छोटा करके लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक, थोड़ा जगह बच गया हमारा। यहाँ पे क्या है, सिग्मा स्टार 2s है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो आपको बनाना है पहले इस तरह से सिंपल, आपको फिर बनाना है इस तरह से सिंपल, फिर आपको एक और बनाना है इस तरह से, फिर आपको एक इस तरह से और बनाना है। पी बनाने का तरीका ये है। और अभी आपको देखना है कि एटॉमिक नंबर कितना है, 5, तो 7 से कम है, 7 से कम है। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रॉन कितना है अगर जोड़िए तो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा बोलो, 5, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर जितना है 5, 5 और 5 10, माने लेस देन 14। तो लेस देन 14 के लिए जो तरीका था, पी के लिए ही बताया था, हमने बोला था कि पी के लिए बता रहे हैं। लेस देन 14 क्या होता था, सिग्मा नहीं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। कैसे होता था, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो ये समझा रहे थे कि यहां पर जो बनेगा वो पाई बनेगा, 2 ठो बनेगा बच्चा, और यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा पाई, फिर बनेगा सिग्मा। ये समझा रहे थे। और पाई यहां पर क्या है, नाम ध्यान दीजिएगा, पाई, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, क्या है, 2p है सब जगह बाबू रे, सब क्या है, 2px 2py 2pz, सब क्या है, 2px 2py 2pz। ये कौन सा पाई है, तो पाई का यह नाम होगा 2px, यहां पर होगा पाई 2py। क्लियर है? और यहाँ क्या होगा, सिग्मा होगा। ये दोनों पाई होगा, यहाँ पर क्या है, दोनों पाई है, उसके बाद क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा लिखेंगे क्या, अरे क्या बचा है बच्चा, जेड बचा है, तो क्या हो जाएगा 2pz। बस इतना अगर पता चल गया तो यहाँ तो कुछ नहीं करना, वही कॉपी पेस्ट करना, बस स्टार लगा देना है। क्लियर है कि नहीं? ये क्या है, पाई 2px, यहाँ पाई 2py, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, पाई 2px, बस स्टार लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 2py, तो इसमें भी स्टार लगा दीजिए। ये क्या है, सिग्मा 2pz, बस स्टार लगा दीजिए। बस यही फ्रेम बनाने सीख रहे थे। ये तब होगा, ये जो p का हाल तब आप देख रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन का नंबर्स 14 से कम हो। ठीक है कि नहीं, 14 से कम है तब हम, चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ध्यान दीजिएगा।
1s में 2, 1s में 2, चलिए ध्यान दीजिएगा, 1s में 2, 1s में 2, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो भरने का तरीका 1 2 3 4, खत्म। 2s में 2, 2s में 2, तो 2s में 2, 2s में 2, टोटल कितना? 4, 4 है तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4, क्लियर है? p में कितना? 2p में 1, 2p में 1, बोलिए क्लियर है कि नहीं बच्चा? क्लियर है ना? ध्यान दो, 2px में 1, 2px में 1, 1 और 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो नीचे से ही ऊपर चलिएगा, कहीं भी मत भर दीजिएगा, नीचे ये है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, समझ में आ रहा? हुंड्स रूल, एक ही में 2 मत भर दीजिएगा, अलग अलग पहले भर लीजिएगा, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर हम भरेंगे। बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पर एनर्जी का जो लेवल हमने लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीजिंग, क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है? अगर क्लियर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे? B2 मॉलिक्यूल का, B का तो आप जानते हैं, बोरॉन का तो आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, बनाने जा रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, लिख रहे हैं सिग्मा 1s, कितना इलेक्ट्रॉन? 2, फिर कॉमा सिग्मा स्टार 1s, फिर कितना इलेक्ट्रॉन? 2, फिर क्या है? सिग्मा 2s, क्या है? सिग्मा 2s, इसमें इलेक्ट्रॉन 2, और फिर सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2, क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px, कितना इलेक्ट्रॉन? 1, कॉमा देंगे क्या? कॉमा नहीं देना है, हमने बोला था अगर दो बराबर लेवल पे होंगे तो इक्वल का साइन देंगे, तो हम यहाँ इक्वल का साइन दे रहे हैं, पाई 2py, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन? बोलिए क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो किस पर है? ना सर बॉन्ड ऑर्डर पे होता है, यस और नो? क्या निकालेंगे हम फिर? बॉन्ड ऑर्डर। सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, चेक कीजिएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग है, यहाँ पे बॉन्डिंग है, और यहाँ पर बॉन्डिंग है, 2 4 6, 2 2 2, कितना हो गया? 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, हियर इट इज एंटी बॉन्डिंग 2, हियर इट इज एंटी बॉन्डिंग 2, 2 and 2 4, ऊपर नहीं है कुछ भी, तो 4 हो गया, डिवाइड में क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, तो बोरॉन और बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, क्लियर है कि नहीं? आगे बात करें, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, जस्ट बताइए जरा, देखिए ध्यान से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यहाँ दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस और नो? इधर नहीं देखना, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं देखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे मतलब नहीं है कितना है, इससे मतलब है कि है कि नहीं है, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, लिख सकते हैं B2 इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिख सकते हैं। और अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कलरफुल भी होता है, तब लिख सकते हैं B2 इज कलरफुल सब्सटेंस। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इतने सारे जानकारी आपको यहां से मिल सकते हैं, बोलिए क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के तरफ। हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 4th नंबर में हम ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल। अरे कार्बन है, कार्बन ले लिए, बोरॉन के बाद कार्बन ले लिए, तो ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन है आपके पास, एक कार्बन 6 होता है, तो हो गया 1s2 2s2 और 2p2, 2p1 था 2p2 कर लिया, सीख रहे हैं अभी, सीखने के स्टेज में। एक और कार्बन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2, क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये इधर से अप्रोच करेगा, ये इधर से अप्रोच करेगा। हम कह रहे हैं कि ये 1s वाला जो कहानी है और 2s वाला जो कहानी है सेम ही होगा बार बार, तो हम छोड़ देते हैं 1s और 2s, नहीं बना रहे हैं 1s और 2s, जैसे अभी बनाया वैसा बन जाएगा, डायरेक्ट 2p बना रहे हैं। तो 2p बनाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार जो है
सिर्फ 2p पे फोकस कर रहे हैं। 2p सर एक और घर होता बनाएंगे, रुक जा, बनाने का तरीका है, क्लियर है कि नहीं है, बनाने का तरीका है। तो उसके बाद ऐसे बना देंगे, उसके बाद ऐसे बना देंगे, क्लियर है। आपको देखना है 6 और 6 12, 14 से कम इलेक्ट्रॉन का नंबर, अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन का नंबर है तो पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, ये हम याद करा रहे थे। ये क्या है आपका 2px, 2py, 2pz। सिमिलरली यहां पर भी 2px, 2py और 2pz। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा पाई 2px, ये हो जाएगा पाई 2py और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। ये बस कॉपी पेस्ट करना है, स्टार लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई 2px स्टार, क्या हो जाएगा पाई 2py स्टार और यहां पर सिग्मा 2pz स्टार। बच्चा अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1s 2s में तो सब भरा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 2, क्लियर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां भरना है। ध्यान दीजिएगा तरीका 1 2 3 4, ये खत्म हो जाता तब इस पे जाते। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B2 सॉरी C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से कैसे सर, वो वाला याद है हमें, सिग्मा वाला लिखे नहीं है भले, सॉरी 1s 2s याद है, क्या होता है सर सिग्मा 1s में 2 भरा रहेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 भरा रहेगा, फिर सिग्मा 2s में 2 भरा रहेगा, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 भरा रहेगा, तब तो ये आया है बच्चा, क्लियर है कि नहीं। फिर आपको दिख रहा है क्या पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और पाई 2py में भी, पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दोनों एक ही लेवल पे है तो इक्वल कर दिए, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा जरा बताओ फटाक से, बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कितना होगा तो सर 1s में 2, 2s में 2 और यहाँ पर p में आ जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 और 2 4 नीचे है जो कि नहीं लिखा हुआ है बॉन्डिंग, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, कितना हो गया टोटल 4 और 4 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग नीचे 4 है और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4/2, कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा बच्चा 2। इसका मतलब सिंपल कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेफर कर रहा है ये C2 बनाने के लिए, क्लियर है कि नहीं। आगे बात करते हैं, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, और ये सब्सटेंस कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। बोलिए क्लियर है, बोलिए समझ में आ गया है। अगर ये क्लियर हो चुका है तो हम इसी स्लाइड पे ले लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हो चुका है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन ले लेते हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो हम यहां पर ले लेते हैं नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आपका 5th नंबर, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 है ना, तो नाइट्रोजन का हो गया आपका 7, तो 1s2 2s2 2p3 7। इधर एक और नाइट्रोजन होगा 1s2 2s2 2p3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं चेक कर लीजिएगा, 7 + 7 14। बच्चा 14 तक चलेगा जो आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद कहानी बदलेगा, तो यहां तक जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ये p के लिए हम बना रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बनाया, यहाँ पर इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने का तैयारी है, ध्यान दीजिएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बना दिए हम, अब जल्दी से बना रहे हैं, सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर px py pz, यहाँ पर px py pz, यहाँ पर पाई वाला होगा, सिग्मा होगा, फिर पाई होगा, फिर सिग्मा होगा। अरे कॉपी पेस्ट सेम चीज है, क्लियर है कि नहीं है, बोलो यहां तक सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये है px py pz, 2 है, 2 नहीं लिख रहे हैं, px py pz 2 है, साथ में नहीं लिख रहे हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई
2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। ऐसे याद करो फटाफट। फिर क्या हो जाएगा, पाई 2px स्टार, फिर पाई 2py स्टार, यहां हो जाएगा सिग्मा 2pz स्टार। इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, भरो। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यहां पर 1 2 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। ध्यान दीजिएगा, हम भर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो ऊपर जाते हैं, हम नहीं गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बनाने जा रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल का। ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाएंगे हम बच्चे, कैसे बनाएंगे बोलो। 1s छूटा हुआ है, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, कॉमा देना है बीच में, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ये नीचे था, हमने नहीं लिखा है। आगे बात करते हैं, फिर क्या हो जाएगा आपका पाई 2px, पाई 2px कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और दोनों सेम लेवल पे है, इसलिए पाई 2py में भी 2 होगा, बराबर होगा बीच में, फिर कॉमा देंगे हम, क्योंकि इससे ऊपर है, कॉमा जैसे देंगे उससे आगे का एनर्जी का बात हो रहा है। इसके बाद लिखेंगे हम सिग्मा 2pz2। अब आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं तो छोड़ देना ही था। क्लियर है कि नहीं, इसके जस्ट बगल में लिखा, जगह नहीं था इधर लिखा। अब देखिए ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, नीचे 4 है, अरे 1s में 2 और 2s में 2, सिग्मा 1s, देखो यहां से भी गिन सकते हो, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, स्टार लगा रहेगा तो एंटी बॉन्डिंग, तो देख लो, गिन लो, 2 4 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 10 है, एंटी बॉन्डिंग 2 और यहाँ 2 4 है, डिवाइड बाय 6/2 दैट इज 3। सभी मूर्ख बच्चों को पता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चों को पता है। बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, नहीं, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो लिख लोगे सेम चीज है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा और नाइट्रोजन कलरलेस ही होता है। क्लियर है कि नहीं, बोलिए, समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं कहां पर, जानते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया भाई, 7 + 7 14। अब 14 से जैसे ही आगे जाएंगे, ये जो रूप आप इसका देख रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए उस पर बात करेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है मेरा, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ऑक्सीजन होता है 8 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और 2p हो गया 4। इधर से ऑक्सीजन एक और 1s2 2s2 2p 4, इधर से अप्रोच करेगा एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन इधर से अप्रोच करेगा। 1s 2s नहीं बना रहे बाबू, 1s2 2s2 नहीं बना रहे, 2p पर आ रहे हैं, तो p जब हम बनाएंगे तो हम गिन लेंगे 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। 14 से ज्यादा हो गया, 14 से जब ज्यादा हो जाएगा तो p का बनाने का तरीका बदल जाएगा। अभी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कि उस तरह से डायरेक्ट याद रखिए, और वैसे क्यों होता है अगर जानना है तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, ठीक है कि नहीं, कितना महान महान टीचर लोग बता के रखा है, जरा देखिए, ठीक है। और हम भी बताएंगे क्यों, लेकिन इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे, अलग से बता देंगे आपको। क्लियर है कि नहीं, चलिए, क्यों जरा पूछिएगा, ठीक, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर छोड़िए वो सब बात किया, ध्यान दीजिएगा, px py और pz, px py और pz, मैंने सवाल यहाँ पर रख दिए उन सभी व्यूअर्स के लिए कि 11 में पढ़ते हुए बच्चा को कैसे समझाएंगे। 12 पढ़ने के बाद तो उसको समझ में आ जाएगा, वो हमको भी पता है। 11 में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको ये बात समझना है क्यों, तो कैसे समझाएंगे, ये सवाल हमने रख दिया। 12 पढ़ने के बाद आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि CFT पढ़ लेते हैं आप वहां पर, तो MOT का बाप है वो, तो पूरा क्लियर हो जाता है चीजें कि क्या हो रहा है। फिलहाल आप कैसे समझाएंगे, तो चलिए हम पैटर्न पर आते हैं। हमको 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, द पैटर्न इज वेरी क्लियर, सिग्मा पाई पाई सिग्मा, आपको जस्ट याद करने बोले।
इसका मतलब यहां पर सिग्मा होगा और यहां पर पाई होगा, ठीक है, और फिर यहां पर सिग्मा होगा, सॉरी पाई होगा, ऑब्वियसली यहां पर चेंज नहीं होता है, क्या होता है सिग्मा पाई पाई सिग्मा, तो सिग्मा पाई फिर पाई यहां पर सिग्मा। यहां पर क्या होता था सर, क्या होता था ना 2pz होता था, याद करो क्या होता था सिग्मा 2pz, तो वही लिख रहे हैं, नीचे कर दिए बस, बस एनर्जी लेवल बदल जाता है कि 2pz का एनर्जी कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू पाई 2px एंड पाई 2py, यही अंतर है, क्या हो जाता है सिग्मा का एनर्जी लेवल कम हो जाता है पाई से। यहां पर जैसा था वैसे लिखेंगे, पाई स्टार 2px, ये है पाई स्टार 2py, ये क्या था सिग्मा स्टार 2pz, जैसा था बिल्कुल वैसा है। चलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का प्रयास करते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पी में है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पी में है, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4। मन में बहुत बच्चों का आएगा सर यहाँ जितना होगा वहां हमेशा उतने होगा क्या, नहीं, अभी कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, क्लियर है कि नहीं, जरूरी नहीं है, देख लेंगे। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिया, 1 2 3 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भरना होता है, क्लियर है कि नहीं है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका O2 मॉलिक्यूल का लिखने जा रहे हैं, 1s वाला सिग्मा 1s 2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर हो जाएगा, आप यहां पर पहुंच चुके हैं, देखिए ध्यान से सिग्मा 2pz, बच्चा 2, ये नहीं लिख रहे थे उतना देर से, अब ये लिख रहे हैं, यहाँ पर पाई लिखा रहा था आपका, अब क्या हो जा रहा है सिग्मा 2pz पहले लिखा रहा है, उसके बाद हो जाएगा आपका पाई 2px2 और पाई 2py में भी है 2, दोनों का एनर्जी बराबर होता है इसलिए इक्वल लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे, कॉमा देंगे, क्या है ना सर पाई स्टार 2px है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, और पाई स्टार 2py है जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, दोनों का एनर्जी सेम होता है तो इक्वल लिख देंगे, ठीक है, 1 1 इलेक्ट्रॉन से दोनों में। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग नीचे 1s में 2 और 2s में भी 2 है, यहां से भी गिन सकते हैं, आप देख सकते हैं 2 4 6 7 8 9 10 10 हो गया बॉन्डिंग, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 2 4 4 5 6 1 1 था, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4 बाय 2 दैट इज 2। सभी बच्चों को पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्लियर है कि नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है दिख रहा है सर यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, unpaired electron is present, so it is paramagnetic, paramagnetic। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो कलरफुल भी होगा, कलरफुल, क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ऑक्सीजन का ही एक और वैरायटी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पर, और ऑक्सीजन का ही वैरायटी दिखा रहे हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस, फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस मॉलिक्यूल, O2 माइनस मॉलिक्यूल है बच्चा, O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक माइनस है। पहले सुनो ध्यान से, ऐसे होता है ना O2, बोलो हाँ कि ना, हाँ O2 ऐसे होता है, बात कर रहा है, टक पटक देंगे अभी। इधर देखो क्या बोल रहे समझ में नहीं आया, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये दोनों उठ करके अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, तो ये दोनों अगर उठ करके आ गया है तो ऐसा है, क्लियर है कि नहीं है, ये है O2 माइनस, 2 माइनस नहीं, पावर में 2 माइनस नहीं, O2 है, 2 ऑक्सीजन है और पावर में एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। अगर एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा तो एक ऑक्सीजन पे ऑटोमेटिक प्लस चार्ज आना ही आना है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, माइनस का मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में बात करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमको ये बनाना है तो चलिए बनाते हैं। ऑक्सीजन 2 ठो है, तो ऑक्सीजन 2 ठो है, एक तरफ से ऑक्सीजन लिख दिया क्या सर 1s2 2s2 2p4,
8 होता है सर। एक और ऑक्सीजन है, लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस चार्ज का क्या करें, अगर माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, तो दोनों में से किसी एक पर आप माइनस चार्ज लगा दीजिएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आया है तो 2p4 की जगह 2p5 कर, दोनों में से किसी एक में, बस काम हो गया, काम हो गया। हमने आपको बोला था ना यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, जरूरी हर बार नहीं है, यहाँ पे था O2 में, O2 माइनस में नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप ये चीज पूरा बना चुके हैं, तो फिर हम दोबारा बार बार इस चीज को नहीं लिखेंगे, हम इसी पर काम कर देंगे, एक बार और कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2px 2py और 2pz, इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टू पी एक्स 2py 2pz, ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं लिखे हैं सबमिट। तो बाबू अभी भी तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से ज्यादा ही है, तो पैटर्न यही चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या होगा, सिग्मा पाई पाई सिग्मा, तो सिग्मा फिर पाई फिर पाई फिर सिग्मा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2p सिग्मा 2pz, यहाँ पे पाई 2px, यहाँ पर पाई 2py, यहाँ पर पाई स्टार 2px, यहाँ पाई स्टार 2py, यहाँ सिग्मा 2pz स्टार लगा देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से फील कीजिएगा, कितना है 4 दिख रहा हमें, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना है 5 है, देख के 1 2 3 4 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, देखिए ये अगर लिख चुके हैं आप, तो हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 माइनस, तो यहाँ तक तो ये सब कुछ सही रहेगा, यहाँ भी सब कुछ सही रहेगा, बस आपको यहाँ पे दिख रहा है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और पाई स्टार 2py में अभी भी 1 है, कोई दिक्कत, जो चेंज किया वो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है। बॉन्ड ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग अभी भी 10 ही है, चेंज थोड़ी हुआ है। एंटी बॉन्डिंग में क्या चेंज हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 1 था 2 हो चुका है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए 7 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो जाता है सर 1.5। वाह वाह, बहुत डेंजर बात है। अभी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक तो पूरा पूरी बॉन्ड है और एक हाफ बॉन्ड टाइप का दिख रहा है। हाफ बॉन्ड का मतलब होता है पार्शियल बॉन्ड, क्या पार्शियल। तो सर ये पार्शियल क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, आप यहाँ पे नोट करके इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। ना ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से मजबूत और डबल बॉन्ड से कमजोर, ये बीच का है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से भी मजबूत होगा लेकिन डबल बॉन्ड से कमजोर होगा, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर है? अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड रहे, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहे, सबसे मजबूत कौन होगा, डबल बॉन्ड। सबसे कमजोर कौन होगा, ये इन दोनों के बीच का कैटेगरी है, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर आप जब O2 करते हैं ना तो ऐसा आता है, आपने अभी देखा O2 माइनस जब हमने किया तो इस तरह का पार्शियल डबल बॉन्ड आया। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसका बच्चा, अरे इसका कितना आया था 2 आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.5 आया। चलिए इस पर बात करते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे अभी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सभी बातें क्लियर है। पहले O2 का बात किया, आपने सब कुछ लिखा, हमने O2 माइनस का बात किया, ये सब लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अरे भाई बॉन्ड ऑर्डर आया है, चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं सर, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा और कलरफुल होगा, ये भी कलरफुल होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे बाबू, क्या लेंगे देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम लेंगे ऑक्सीजन से रिलेटेड O2 प्लस, क्या लेंगे O2 प्लस, ध्यान दीजिएगा इसी पर चेंज कर दे रहे हैं। 7 हो चुका है, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 8, और 8 में लिख रहे हैं O2 प्लस मॉलिक्यूल।
O2 प्लस का मतलब एक ऑक्सीजन रहेगा, दोनों में से किसी एक में प्लस लगा देना है, दोनों में से किसी एक में अगर प्लस लगा दीजिएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन है उससे एक कम हो जाएगा, बस यही चीज है। माइनस करने से एक बढ़ जाता है, प्लस करने से एक घट जाता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक को मिटा दिया हमने। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 4 और 3, 3 2 6 7। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ भराएगा, एक इलेक्ट्रॉन को आपको मिटा देना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 प्लस का करने जा रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, एकदम सब कुछ सेम, बस यहाँ पर क्या है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px में कितना होगा, 1 होगा, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब आपको क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग 2 4 6 7 8 9 10, अभी भी बॉन्डिंग 10 ही है। एंटी बॉन्डिंग में चेक कीजिएगा, 2 4 5, टोटल कितना दिख रहा है, 5। बोलो हाँ कि ना? अरे 2 है, 4 है, 2 2 4 और एक 5, एंटी बॉन्डिंग 5 ही तो है। तो 10 - 5/2 दैट इज 2.5 हो जाएगा। वाओ, कितना हो जा रहा है, 2.5। 2.5 का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड पूरा है और एक हाफ बॉन्ड है। दिस इज पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहां पर मॉलिक्यूल क्या है बच्चा, प्लस का मतलब समझ में आ रहा है, एक प्लस है, अगर मॉलिक्यूल क्या है प्लस में है तो ट्रिपल बॉन्ड पूरा पूरी नहीं, दिस इज पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, सिंगल डबल ट्रिपल तो बताता ही है, साथ में इस टाइप के बॉन्ड्स के बारे में भी बताता है जो पूरा पूरी नहीं बन पाया है, कोशिश हुआ है, शुरू में ही बता चुके थे जब क्लास स्टार्ट हो रहा था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, हाँ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा, कलरफुल होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, आगे बात करते हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं, जो बच्चे लिखे हैं कोई बात नहीं, नहीं लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं, यहां से लेकिन जरूर लिखिएगा हम जो बता रहे हैं। हम कह रहे हैं आपने 3 टाइप के मॉलिक्यूल बनाया, एक ने बनाया आपने O2 और एक बनाया आपने O2-, एक बनाया आपने O2+। बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला, एक एक करके बता रहे, इसका 2 बनाया, इसका 1.5 बनाया और इसका आपने 2.5 अभी जस्ट निकाला। आपसे पूछ रहे सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन है, O2+ है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा है। अभी आपने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो O2+ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट या स्टेबल मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं? अभी बताया आपको कि डबल बॉन्ड से मजबूत होगा, मजबूत होगा मतलब समझ में आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड से कमजोर होगा। तो O2 में तो डबल बॉन्ड होता है, इससे मजबूत बॉन्ड है उसके पास, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। बोलिए क्लियर है ना? सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, इससे इसमें से पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो डायमैग्नेटिक हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना होगा, क्या इसके पहले जो O2 बनाए थे उसमें डायमैग्नेटिज्म था, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, था। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर नन बोल के कोई ऑप्शन होगा तो उस नन को करेंगे, मतलब सारे क्या है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है? एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तीनों आपने बनाया था, अब हम ले लेते हैं O2-2-। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम बनाने जा रहे हैं 8 हो चुका है, 9। फॉर्मेशन ऑफ O2-2-। 2- का मतलब एक में आप माइनस यहाँ पर किए हुए हैं, एक और में माइनस कर दीजिए, मतलब यहाँ ऑलरेडी 5 किए हुए थे, इसमें 5 कर दीजिए। क्लियर है? कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 यहाँ पर, तो 1 2 3 4 लिखा हुआ, 5 कर दिए, यहाँ ऑलरेडी 5 किया हुआ, 5 5 कितना हो गया, 10। 5 5 10 हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है कि नहीं? फिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2-2- का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2-2- का बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी भी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, एंटी बॉन्डिंग में चेंज हुआ है, तो चेक करिएगा एंटी बॉन्डिंग कितना, 2 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा, 10 - 8/2 दैट इज 2/2, 2/2 मींस 1, 2/2 मींस 1। तो अब जो है
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड है और इस पर एक माइनस चार्ज होगा, इस पर एक माइनस चार्ज होगा, दो माइनस चार्ज। क्लियर है कि नहीं? दिस इज सिंगल बॉन्ड, इसमें कुछ करना ना, पार्शियल डबल फबल नहीं बनाने का, जो पार्शियल नहीं है ये कंप्लीट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? सवाल है कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। क्या लिखेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, यहां पे लिखना होगा एब्सेंट। जो भी चेंज कर रहे हैं ब्लैक में दिख रहा है। पैरामैग्नेटिक होगा? नहीं सर। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। यस और नो? क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, DIAMAGNETIC। कलरफुल होगा कि कलरलेस? कलरलेस हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायामैग्नेटिक है, कलरलेस हो जाएगा। ये सब बातें O2 माइनस के बारे में हमने कहा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पर बच्चा? बॉन्ड ऑर्डर आ गया वहां पर। और एक सवाल है प्रीवियस ईयर, इसीलिए हमको याद था ये चीज। ये सारे एग्जांपल दिए हुए थे और इनमें से पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो ये कौन होगा? O2 माइनस इज डायामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं? बाकी सब पैरामैग्नेटिक। क्यों? आपको समझा? क्लियर है कि नहीं? बोलिए, समझ में आ गया? इस स्लाइड में हमने बहुत सारे ये चारों एग्जांपल हमने इसी स्लाइड में किया, वन बाय वन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो पीछे जाकर के फिर से देखिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? चलिए एक और एग्जांपल लेंगे हम। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 देखिएगा। इससे हम कोशिश करेंगे कि सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं उस टाइप का भी बात करने का। फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल अभी आपने बना लिया ऑलरेडी, इसको आपने अभी जस्ट बनाया। नाइट्रोजन सिर्फ P बना रहे हैं, नाइट्रोजन 7 होता है। क्या हो गया? 1s2 2s2 2p, ध्यान दीजिएगा 4 5 6 7 3 हो गया। एक और नाइट्रोजन है, ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2, बात हो रहा है 2p3, ये 7 हो गया। क्लियर है कि नहीं? इधर से ये अप्रोच कर रहे हैं, इधर से हम सिर्फ p बना रहे हैं। ठीक, बताइए 7 और 7 समझ में आ रहा है? 7 and 7 14 है। मतलब जो पैटर्न था हमारा शुरुआत में पाई सिग्मा वो चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो पाई सिग्मा पैटर्न में चलेंगे। तो पाई के लिए ये बना दिया, दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, नाउ दिस इज अगेन पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज px py pz, दिस इज px py pz। नहीं लिख रहे हैं बच्चा लोग? क्लियर? नहीं लिख रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहाँ क्या है? हम फिर से थोड़ी बनाने जाएंगे, ऑलरेडी N2 बना चुके हैं यार। यहाँ बस लिख देते हैं पाई वाला, पाई 2px पाई 2py। ये क्या होता है? सिग्मा 2pz, दिस इज पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। लिख देते चलो, px py pz। यहाँ पर भी px py pz, ध्यान दीजिएगा ऑलरेडी बना चुके हैं। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, भर रहे हैं 1 2 3, इधर भी 1 2 3, टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये आप भरे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलरेडी बना चुके हैं, हमें सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करना है अभी। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। क्लियर है? तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना हो जाएगा नीचे आपको पता है, 1s और 2s, सिग्मा और सिग्मा 1s और सिग्मा 2s दोनों के लिए 4 आ जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितना है? नीचे 4 है, ऊपर कुछ भी नहीं। 4 नीचे मतलब समझ में आ रहा? सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया था? 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। और आपको पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं जब न्यूट्रल है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं। ये आप देख लिए। हम यहाँ पर एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि N2 मॉलिक्यूल आपके पास है, आपके पास N2 माइनस है, आपके पास N2 प्लस है, आपके पास 3 मॉलिक्यूल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ये बताना है, इस तरह से पूछ लिया गया। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं सवाल? इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछ देगा कि N2 माइनस और N2 प्लस इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको लिखना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको लिखना है। तो कैसे लिख पाएंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर? तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चा? बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होता है। N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हमें किसका बनाना चाहिए? N2 माइनस का बनाना चाहिए। तो N2 माइनस जब बनाएंगे तो दोनों नाइट्रोजन में से किसी एक को माइनस कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4
अगर 4 आ जाएगा तो यहाँ 3 भरा हुआ, यहाँ 1 बढ़ा देंगे, तो 3 और 3 6 और एक 7 हो गया, 7 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 7। नंबर ऑफ बॉन्डिंग अभी भी वही है, एंटी बॉन्डिंग बदल जाएगा। 10 माइनस क्या हो जाएगा, 4 था, अब क्या हो जाएगा 5, दैट इज 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 2.5। अब क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में पूरा पूरी 2 बॉन्ड है और एक पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। अभी जस्ट बात किए, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख रहा क्या हो गया 2.5। क्लियर है कि नहीं? नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर प्लस करने जा रहे हैं, मतलब 3 था पहले, अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक घट जाएगा, 3 था एक घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ओनली 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल 3 और 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5, बस इतना होगा, ये तो होगा ही। क्लियर है? अब बॉन्डिंग में भी बदल चुका है, बॉन्डिंग कितना हो चुका है, एक घट चुका है, अभी देखिए आप मिटाए हम। क्लियर है कि नहीं? नीचे 2 और 2 4, 5 6 7 8 9, टोटल बॉन्डिंग कितना हो चुका है 9। एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 नीचे है और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4। तो बच्चा क्या हो जाएगा 9 माइनस 4/2, 5/2, 9 माइनस 4/2 दैट इज 5/2। एक बार चेक कर लीजिएगा, सब ठीक बना रहे हैं ना? N2 प्लस, N2 प्लस हो गया और N2 माइनस हो गया। N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, इसका भी 2.5। बोलिए हाँ कितना, तो इसका भी क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5, 5/2 दैट इज 2.5, तो 2.5 तो यही होता है, तो इसका भी क्या आ गया 2.5 बॉन्ड। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। सर बॉन्ड ऑर्डर तो फंस गए हम यहाँ पर, है ना? सर बॉन्ड ऑर्डर तो हमको दिख रहा है यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5, तो कैसे जज करेंगे हम? तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ ना? FONClBr आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, कॉन्सल डी करके इस तरह से। तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर नेगेटिव चार्ज जब आता है वो शोभा देता है। इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो अच्छा बात है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर जबरदस्ती आप प्लस चार्ज ला रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उससे आप इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहे हो, तो वो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी को दिखाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस, बॉन्ड ऑर्डर होते हुए भी, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होते हुए भी सबसे ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन हो जाएगा, और फिर Na2 माइनस हो जाएगा, और फिर Na2 प्लस हो जाएगा। बच्चा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का। क्लियर है कि नहीं? दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आने के बावजूद भी N2 माइनस ज्यादा स्टेबल इस वजह से है क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो अच्छा बात है, इससे इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे वो अच्छा बात नहीं है। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए ठीक। अगर आपको यहाँ तक MOT में जो भी सवाल आ सकते हैं बताया गया है, सही लगा है, और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, जो भी फंडा था, अंदरूनी जो भी बातें थी, सब हमने क्लियर करने का कोशिश, एकदम बेसिक बात से स्टार्ट किया था, सवालों तक हमने पहुंचा। पूरा कंप्लीट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये व्हाइट बोर्ड देखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कंटेंट किया जा रहा है आपके पास, इससे मतलब होना चाहिए किसी स्टूडेंट को। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ फायदा हो सके। बाकी आपकी इच्छा, और अगर कोई डाउट रहता है या कोई सजेशन है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।